डॉक्टर राहत इंदौरी का मशहूर शेर है, सरहद पर तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? और यही चुनाव के समय का तनाव अभी उत्तर प्रदेश में दिख रहा है, जहां कहने के लिए तो उपचुनाव है, बाई इलेक्शंस हैं, लेकिन इतनी गंभीरता से पार्टियां ले रही हैं कि कहां पर आम चुनावों की, लोकसभा चुनावों की बात हो, विधानसभा चुनावों की बात हो, सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो उत्तर प्रदेश की 10 सीटों की। जी हां, घोषणा 9 सीटों पर हुई है, एक सीट जिसकी मिस्ट्री कायम है। तो मिल्कीपुर की मिस्ट्री से लेकर बहराइच के तनाव तक उत्तर प्रदेश की में जो चुनाव हो रहे हैं उनके सभी मुद्दों पर पेश है श्वेत पत्र। वो जो देश का संदेश है, सत्ता का द्वार प्रवेश है, राजनीति के प्रारब्ध की ये भूमि उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है, ये भूमि उत्तर प्रदेश है, ये भूमि उत्तर प्रदेश है, ये भूमि उत्तर प्रदेश है। बाहुबल की ललकारें यहाँ, वर्गों की हुंकारें यहाँ, बातों में तलवारें यहाँ, जहाँ वोट विशेष है। ये भूमि उत्तर प्रदेश है, ये भूमि उत्तर प्रदेश है, ये भूमि उत्तर प्रदेश है, ये भूमि उत्तर प्रदेश है। उपचुनाव 9 सीटों पर होने हैं, लेकिन तेवर ऐसे हैं जैसे अभी नहीं तो आगे अब कभी नहीं। अपने नफरती एजेंडे के साथ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये सभी लोग लगातार समाज में वैमनस्यता पैदा करके अराजकता पैदा करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घबरा गई है और वो जान गई है कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी हारेगी और समाजवादी पार्टी बड़े वोट से जीतेगी। लोकसभा के चुनाव में जो झूठ के आधार पर जो संविधान आरक्षण के नाम पर जनता को गुमराह करके कुछ सीटें अर्जित कर लिए हैं, अब उनकी इस प्रकार की साजिश, इस प्रकार की कोशिश जनता ही सफल नहीं होने देगी। ये कहीं न कहीं ये चुनाव हार रहे हैं बुरी तरीके से, और चुनाव हारने के कारण से काफी घबराहट है। इस नाते इन्होंने अपने तरीके से इसको मैनिपुलेट कराने का पूरा प्रयास किया। हर बयान बारूद है। ये सरकार हत्या करती है अपनी नाकामी छिपाने के लिए। जीरो टॉलरेंस की नीति है योगी जी की। उत्तर प्रदेश में अगर गन की बुनियाद पे आपको फैसले करने हैं तो फिर न्यायालय का क्या काम? हमारी सरकार के लिए अपराधी की कोई जात नहीं होती। हर आरोप विस्फोट है। उत्तर प्रदेश में हम बार बार शांति बहाल करने की अपील कर रहे हैं। बहराइच के हालात सामान्य होने चाहिए, सामान्य होने के अलावा वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। बलवाइयों की कुटाई और दंगाइयों की ठुकाई समाज के सौहार्द और सुरक्षा के लिए जो है वो जरूरी है। हर मुद्दा धधकता शोला है। चाचा भतीजे की जोड़ी हो या फिर 2 लड़कों की जोड़ी, ये लोग अराजकता फैलाने, गुंडागिर्दी की हदों को पार करने की स्थिति में आज दिखाई दे रहे हैं। जनता संघ है तो क्या करेगा वो संघ जो रणनीति बना रहा है चुपके चुपके छिप कर। अखिलेश जी को शायद अब भरोसा बचा नहीं है लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में। अभी तो हाफ हुए हैं, अभी 27 में साफ होंगे। 9 उपचुनाव में इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से 9 की 9 सीट लड़ेगा, 9 की 9 सीट जीतेगा। हर अपील धारदार है। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी हार का सदमा सहन नहीं कर पा रहे हैं, और जब से हारे हैं वो, तब से उनके स्टेटमेंट देख लीजिए आप। चुनाव होते हैं, नतीजे आते हैं, और फिर अगले चुनाव तक राजनीतिक माहौल का मिजाज थोड़ा ठंडा पड़ जाता है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद से अब तक यूपी सियासी तौर पर लगातार धधक रहा है। उस पर से 9 सीटों के उपचुनाव में दलों की दावेदारियों से चिंगारियां उड़ रही हैं। इंडिया गठबंधन एक है। इंडिया गठबंधन
भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। 9 सीटों का उपचुनाव घोषित हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में है और हम 9 की 9 सीटें जीतेंगे। 13 नवंबर को 10 सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन सबसे प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी मिल्कीपुर का चुनाव टेक्निकल वजहों से आगे के लिए टल गया, लेकिन उसके टलने पर भी तलवारें खींची। इंटरनल सर्वे में वो हार रहे थे, हार चुके थे, इसीलिए उन्होंने चुनाव टाला। भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर विधानसभा से बहुत बुरी तरह से हारेगी, पराजित होगी। समाजवादी पार्टी के लोग मिल्कीपुर में उपचुनाव ना हो विधानसभा का, इसे टलवाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। अब 9 सीटों से परखी जा रही है 2027 के विधानसभा और अगले लोकसभा चुनाव की अभी से हवा। यूपी की ये 9 सीटें बन गई संपूर्ण सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए नाक का सवाल। इन 9 सीटों पर लग चुकी है इंडिया और एनडीए गठबंधनों की सियासी पूंजी दांव पर। जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनका दायरा पश्चिम से पूर्वांचल तक फैला हुआ है। गाजियाबाद, कुंदरकी, खैर और मीरापुर वेस्ट यूपी की सीटें हैं। कटहरी, मझवा और फूलपुर पूर्वांचल के हिस्से में आती हैं। करहल और सीसा मऊ सेंट्रल उत्तर प्रदेश में शामिल हैं। इसलिए चुनाव के नतीजे एक तरह से पूरे यूपी के वोटरों के मूड के तौर पर देखे जाएंगे। उपचुनाव को लेकर धारणा अभी तक ये होती थी कि सत्ता पक्ष के लिए ये आसान होते हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से सारे समीकरण और धारणाएं ध्वस्त हैं। जनाधार की जमीन पर अपने पैर जमाने के लिए सारी कवायदें चल रही हैं और किसी भी मुद्दे पर कोई किसी को भी रत्ती भर बख्शने के मूड में नहीं है। अब बात हम बहराइच की करते हैं। वो बहराइच जहां पर तनाव है और सियासत उस तनाव को भूलने नहीं दे रही। वहां पर किस तरीके से दुर्गा प्रतिमा विसर्जन की यात्रा के दौरान एक नवयुवक की बर्बर हत्या कर दी जाती है। 2 दिन तक बहराइच हिंसा की आग में जलता है। जब हिंसा थमती है तो सियासत और ज्यादा रफ्तार से आगे जाने की कोशिश करती है। जब न्याय की कोशिश की जाती है तो वहां पर भी मजहब को तलाशा जाता है। बहराइच कई दिनों से खबरों में है। बहराइच के भेड़िए बाबा सिद्दीकी के कत्ल के आरोपी दंगों के आरोपी संगठित रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे, तो सुरक्षित भी रहेंगे। देश को भी सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे, स्वयं को भी सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे। तोड़ फोड़ बुलडोजर चला के पुलिस प्रशासन से अन्याय कराने का, तो अब जाते जाते क्या नया काम करना चाहते हैं? अब तो जाने का समय है। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहे। आप उत्तर प्रदेश को चलाइए संविधान से, रूल ऑफ लॉ से चलाइए, रूल बाय गन से मत चलाइए। यूपी में एनकाउंटर पर सियासत सुलग रही है। पक्ष विपक्ष की दलीलें राजनीतिक गलियारों में गूंज रही। बहराइच हिंसा में पुलिस ने आरोपियों को एनकाउंटर कर गिरफ्तार किया तो उत्तर प्रदेश में उपचुनावी माहौल में राजनीति गरमाने लगी। उत्तर प्रदेश की जो पुलिस एक रूट पर व्यवस्था नहीं कर सकी, वो एनकाउंटर करने में सबसे आगे रहती है। चप्पल पहन के करना पड़े फिर भी दौड़ के एनकाउंटर करते हैं। देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा। योगी की ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी से नहीं चलेगा। जरूरी है बहराइच में राम गोपाल जी की हत्या क्यों हुई पूछना हो तो वहां जाके पूछे। हमने तो 77 साल में कभी तजिया पर एक पत्थर नहीं फेंका।
बहराइच के महाराजगंज में 13 अक्टूबर की शाम को दुर्गा विसर्जन के दौरान हुए बवाल में राम गोपाल मिश्रा नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने जिले में जमकर उत्पात मचाया। 17 अक्टूबर को पुलिस से मुठभेड़ में 2 मुख्य आरोपी घायल हो गए। पुलिस का दावा है कि आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे और पुलिस पर उन्होंने गोली चलाई थी। गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग लग जाता तो नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये सब गलत है ना? गलती वहाँ की अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे। 5 मुख्य अभियुक्त हमारी हिरासत में आ गए हैं, जिनमें से 2 जो हैं मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू। इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। इस पूरे प्रकरण में आरोपी के परिवार वाले और पीड़ित के परिवार वालों के बयान भी आ रहे हैं, जिसको लेकर अलग अलग सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। तो हमका खुशम नहीं है, हमका जब तक उनका खून न देखा वो है तना तब तक हमका संतोष नहीं। अगर नहीं दे रहे हैं न्याय चाहिए हमका कि हमरे लड़का जितना मारी नहीं, जितनी गोली जितना तलाशी में। उनका जो परिवार है वो कह रहा है एनकाउंटर चाहिए। अब इसके बाद उन्होंने अपना बेटा खोया है, जिस तरह से आज आप अपने पति के लिए परेशान है, अपने देवर के लिए परेशान है, परिवार के लिए परेशान है। तो मेरे पति और मेरे देवर की क्या गलती है? अब अगर जो उनको नहीं कुछ समझ में आ रहा तो पुलिस इस चीज की छानबीन करे ना कि कैसे क्या मामला हुआ। इसमें मेरे पति और मेरे देवर की क्या गलती? वो तो वहाँ मौजूद भी नहीं थे। चलो मेरे भाई मेरे पापा वहाँ मौजूद थे, अब पुलिस इस चीज की जानकारी ले कि कैसे क्या हुआ वहाँ पे। अब हमने तो सब सरकार के ऊपर छोड़ रखा, वो जो करेंगे सही करेंगे, उनके ऊपर हमको पूरा भरोसा है कि वो जो भी करेंगे सही करेंगे। योगी की पुलिस की बंदूकों से गोली चली तो पहले से एनकाउंटर पर गरम उत्तर प्रदेश की सियासत में इस एनकाउंटर की हकीकत और जरूरत पर भी सवाल उठाए जाने लगे। लगातार घटनाएं हो रही हैं और ये घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही है। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इनकाउंटर कर रही है। ये पहले से फर्जी इनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव का हो, अजीत प्रताप सिंह का हो, चाहे ये बहराइच, ये केवल और केवल अपने फेलिवर को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए की। पूरी सरकार फेल है, सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया और सरकार केवल और केवल दंगा कराना और फर्जी इनकाउंटर कराना। पुलिस पकड़ने जाएगी, अगर कोई पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहनाएगी या फूलों की वर्षा करेगी। दरअसल बहराइच में जिस तरीके से अपराधियों की धरपकड़ हुई, जिस तरीके से हाफ एनकाउंटर किया गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत के एक बहुत बड़े मुद्दे को एक बार फिर हवा मिल गई, मुद्दा एनकाउंटर्स का। दरअसल योगी सरकार की एनकाउंटर नीति काफी समय से चर्चा का विषय बनी हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में योगी सरकार के मार्च 2017 से आने से लेकर अब तक पुलिस एनकाउंटर में 207 अपराधी मारे गए, जिसमें 130 हिंदू और 67 मुस्लिम शामिल हैं। जाति के नजरिए से देखें तो 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, 17 जाट गुर्जर, 16 यादव जाति के अपराधी थे। ये एक संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और आज तक क्या किसी ने देखा ऐसा वीडियो कि आप जिस पर गोलियां चला रहे हैं उनसे सवाल किया जा रहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया, और वो जिसके पैर में गोली लगी वो कह रहा है कि हाँ सर हमसे गलती हो गई, हम दोबारा नहीं करेंगे। तो ऐसा दिख रहा था कि कोई नेटफ्लिक्स पर कोई पिक्चर चल रहा है। हमारे विपक्ष के साथी क्या चाहते हैं? क्या मतलब जंगल राज जो आपने चलाया था वैसा देखना चाहते हैं? अपराधियों को महिमा मंडन करना चाहते हैं? जो जो काम उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार ने किए हैं, हर राज्य चाहता है और राज्य के लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी ऐसी कानून व्यवस्था होना चाहिए। तो इसलिए इस पर ऐसे प्रश्न नहीं खड़ा करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद से अब तक प्रदेश में पुलिस और बदमाशों के बीच लगभग 12,500 से ज्यादा मुठभेड़ हुई है। इनमें 207 आरोपी ढेर हुए, 6,500 से ज्यादा घायल हुए, 27,000 आरोपी पकड़े गए। लेकिन सबसे ज्यादा एनकाउंटर मुलायम सिंह यादव की सरकार में हुए हैं। 2003 से 2007 के बीच मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए
499 अपराधी मुठभेड़ में ढेर हुए। मायावती के राज में 261 अपराधी एनकाउंटर में मार गिराए गए। वहीं योगी सरकार के 7 साल के कार्यकाल में अभी तक 207 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए हैं। जनता ये चाह रही थी कि जो प्रमुख अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। ये भी कहा जा रहा था कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो वो नेपाल भाग सकते हैं, लेकिन इसके पहले कि वो पलायित होते, भूमिगत होते, यूपी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये एक संतोष का विषय है। मैं यूपी पुलिस और उसके नेतृत्व को बधाई देना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। यही वजह है कि कोई भी पार्टी चुनाव जीतने का कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। ये वो सीटें हैं जहां पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं। वैसे लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो या फिर ये उपचुनाव, दो ही चेहरे हैं जिनके बीच में टक्कर रहती है। एक है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दूसरे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। इस बार भी दोनों को मालूम है कि एक एक सीट पर इनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी और इसीलिए हर सीट पर लड़ाई आर पार की। जब सरकार होगी दमदार तो कार्य होगा ईमानदारी के साथ, और वही दमदार सरकार, डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी केवल दे सकती है। जितने दिन मुख्यमंत्री जी रहे हैं उससे बहुत कम दिन बचे हैं अब जाने को, तो जाते समय कौन याद करता है। बयानों के नुकीलेपन गवाही दे रहे हैं कि यूपी की राजनीति का धैर्य खत्म हो चुका है। 2027 में यूपी के विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन राजनीतिक दलों की बेचैनी इशारा कर रही है कि उन्हें जनता के फैसले की शुरुआत अभी से चाहिए। अपने हक में जनाधार का रुख अभी से चाहिए। हवा और माहौल अपने पक्ष में अभी से चाहिए। चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशियों की जो तस्वीर बन रही है उसके अनुसार इंडिया गठबंधन की तरफ से 9 सीटों में से 7 पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है, 2 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, एनडीए में 8 पर बीजेपी का लड़ना तय हुआ है और 1 सीट सहयोगी आरएलडी को मिली है, लेकिन 1 सीट निषाद पार्टी को भी दी जा सकती है। योगी आदित्यनाथ जी आपसी खींचतान जो बीजेपी की है, जो आपसी द्वंद बीजेपी का है, उससे तो निपट ही रहे हैं। जो उनके खिलाफ लोग परेशान हैं, जो युवा, जो बेरोजगार, जो महिलाओं के खिलाफ अपराध और आतंक बढ़ रहा है, उसके चलते लोग उनसे खासे नाराज हैं। यात्रा करना चाहिए, सब लोग का वजन घटेगा, अच्छा है। जितना चलेंगे, सरकार तो भाजपा की बनेगी। उपचुनाव में जीत से कम किसी को मंजूर नहीं, लिहाजा हर दांव पूरे असरदारी ढंग से चला जा रहा है। हिंदुत्व और मुस्लिम तुष्टीकरण के मुद्दे पर तीखी बयानबाजी है। बटेंगे तो कटेंगे। जिन्होंने अंग्रेजों से सीखा वो डिवाइड एंड रूल, उससे क्या उम्मीद करोगे आप? जाति के मुद्दे पर खुली तकरार है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और बस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। एनकाउंटर भी चुनावी राजनीति का हथियार है। लेके आओ, चलो चलो। विकास की बातें भी अक्सर आरोपों की शक्ल में उठती हैं, लेकिन चुनावी बाजार में उनका भाव हल्का नजर आता है। डबल इंजन सरकार की ताकत दूसरी क्या हो सकती है? कांग्रेस ने दंश दिया आतंकवाद का, नक्सलवाद का, अलगाववाद का, अराजकता का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, भाई भतीजावाद का, क्षेत्रवाद का, जातिवाद का। भाजपा ने नारा दिया राष्ट्रवाद का। भारतीय जनता पार्टी ने कहा सबका साथ सबका विकास। आप उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जो फैसले लेने थे वो कुछ नहीं ले पाए। मुझे लगा कि ये देश के सड़क मंत्री, परिवहन मंत्री से मिले जाकर के शायद उत्तर प्रदेश को कोई नए एक्सप्रेस में मिल जाएगा। क्या मिला आपको?
सर्वोच्च अदालत के बुलडोजर कार्रवाई पर फैसले के बाद ये यूपी में पहला चुनाव है। बुलडोजर भले नहीं गरजे, लेकिन बुलडोजर का मुद्दा तो है जो गूंज रहा है। अभी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बुलडोजर को गैरेज में खड़ा कराया है। अब की जनता ने मन बना लिया है कि बुलडोजर बाबा को भी गैरेज में लगा करके ही दम लेंगे। उपचुनावों में सिर्फ चालें और बयान ही नहीं आगे हैं, बल्कि रणनीति भी हर सीट के लिहाज से पुख्ता की गई है। अखिलेश यादव ने जीती हुई सीटों पर उन्हीं के परिजनों को टिकट दिया है। करहल से अपने चचेरे भाई तेज प्रताप यादव को, कटहरी से लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को, सीसमऊ से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को। यानी पहले से जीते नेताओं के पास ही ये जिम्मेदारी है कि वो अपने रिश्तेदारों को कैसे जिताएंगे। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के कंधों पर जिम्मेदारी दोहरी है। 9 में से अधिकतर सीटें जिताना, यूपी में बीजेपी का पुराना रुतबा लौटाना। उपचुनाव का ऐलान हुआ है, उसकी भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत तैयारी की है और हमें पूरा विश्वास है कि हम 9 विधानसभा में से अधिकांश सीटें जीतेंगे। हरियाणा में झटका खाए विपक्ष की उम्मीदें भी यूपी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के प्रदर्शन पर टिकी हैं और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की निगाहें भी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हो रहे इन चुनावों के नतीजे पर लगी हैं। ये चुनाव सरकार पर भले असर न डाले, लेकिन पूरी राजनीति पर बड़ा असर डालेंगे, इसमें किसी को कोई संशय नहीं है। चुनावों की घोषणा से पहले जिस सीट को लेकर सबसे अधिक चर्चा हो रही थी वो सीट रही मिल्कीपुर। लेकिन जब चुनाव आयोग ने घोषणा की तो मिल्कीपुर का नाम नहीं था। पता चला कि वहां पर कोई कोर्ट में लंबित मामला है। अब ये मामला दाखिल कर रखा था बीजेपी के ही एक नेता ने, लेकिन जब वो उस केस को वापस लेने गए तो एक नई ही मिस्ट्री खड़ी हो गई। उन्हें इंटरनल सर्वे में वो हार रहे थे, हार चुके थे, इसीलिए उन्होंने चुनाव टाला। जो अभी तक छाती पीट रहे थे कि जिसने जंग टाली, पता नहीं क्या क्या डायलॉग चल रहा था, हम बस इतना अपना चाहते हैं कि क्या था। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र की सरकार क्या डर गई जो अयोध्या के अवधेश के राज में मिल्कीपुर में चुनाव नहीं करा रही। मिल्कीपुर ऑल्सो इज अंडर इलेक्शन। चुनाव आयोग बीजेपी के प्रपोस्ट के रूप में काम करता है। जो बीजेपी वाले कहते हैं वही चुनाव आयोग करता है। मुझे विश्वास है कि माननीय न्यायालय के आदेश पर जल्दी इसमें निर्णय होगा और हम लोग चुनाव में 10 की 10 सीटों में जाएंगे। हमारी तैयारी पूरी है, ये राजनीति का विषय नहीं है। जिस मिल्कीपुर उपचुनाव पर सबकी नजरें लगी थी वो फिलहाल टल गया। मिल्कीपुर ऑल्सो इज अंडर इलेक्शन। लेकिन इसके बाद जो राजनीतिक नोक झोंक शुरू हुई है उसने पूरे उत्तर प्रदेश के तापमान को बढ़ा दिया है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी और समाजवादी पार्टी हारेगी नहीं, हराएगी और बहुत वोट से जीतेगी, लाखों वोट से। इसी डर के मारे इन्होंने चुनाव टाला है, डर के मारा। चुनाव होगा तो उसका इंतजार करें श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी के लोग, और विश्वास रखें कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी का कमल मिल्कीपुर में खिला था। 2022 में थोड़े अंतर से चुनाव जरूर हमारे प्रत्याशी हार गए थे, उसका मामला न्यायालय के समक्ष है। माननीय न्यायालय का जब भी निर्णय होगा, मुझे विश्वास है कि आयोग चुनाव कराने का ऐलान करेगा, तब जनता की अदालत में 2-2 हाथ हो जाएंगे। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव अभी न कराने के फैसले के पीछे चुनाव आयोग ने 2022 में बीजेपी के पूर्व विधायक और तब के उम्मीदवार बाबा गोरखनाथ की ओर से हाईकोर्ट में दायर एक याचिका का तर्क दिया था। चुनाव टलने पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर आक्रामक है। उन्हें इंटरनल सर्वे में वो हार रहे थे, हार चुके थे, इसीलिए उन्होंने चुनाव टाला। अब उनकी बदनामी हो गई। जो जंग में नहीं आ पा रहे वो जंग से बाहर पहले ही हो गए, तो अब अपनी बदनामी बचाने के लिए कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन का चक्कर लगा रहे हैं, जिससे कि चुनाव वहां हो जाए। जैसे हमारा नंबर आया, मेरे अधिवक्तागण जैसे पहुंचे बहस करने के अपनी बात रखने के लिए, तब तक मैंने देखा 1 दर्जन वकील
समाजवादी द्वारा अवधेश जी द्वारा भेज दिया गया और इस बात पे बहस होने लगी कि आज का आप पैसे वापस नहीं ले सकते। अभी जो 2 दिन पहले छाती पीट रहे थे समाजवादी के लोग, कह रहे थे कि भाजपा डर गई है, डर की वजह से चुनाव टाल रही है। अरे भाई, ये पूरे देश का ये पहला मामला इस तरीके से था, किसी को बहुत नॉलेज थी नहीं, उस पर विधिक राय ली गई थी, उसमें भी यही निकल के आया था भाई उन्होंने इस्तीफा दे दिया, शून्य हो गया। जब हम आज पर्चा वापस लेने गए, हमने मुकदमा किया और आपने इस्तीफा दे दिया, तो इतने बड़े 1 दर्जन वकील भेजने का क्या मतलब है? मिल्कीपुर सीट पर योगी आदित्यनाथ सहित बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के कार्यक्रम हो चुके हैं। ऐसे में उपचुनाव टलने को लेकर बीजेपी समाजवादी पार्टी पर आक्रामक है, लेकिन समाजवादी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है। दरअसल मिल्कीपुर विधानसभा सीट के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है और कांग्रेस भी फ्रंट फुट पर आ गई है। तो इस तरह ये बीजेपी वर्सेस गठबंधन इंडिया की मिनी लड़ाई का प्रतीक बन चुका है। में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र की सरकार क्या डर गई है? जो अयोध्या के अवधेश के राज में मिल्कीपुर में चुनाव नहीं करा रही। वे भी जानते हैं कि मिल्कीपुर वाली जो सीट है वह मामला कोर्ट के तत्वाधान में है और कोर्ट के फैसले बिना वह सीट की घोषणा हो नहीं सकती। राजनीति कर रहे हैं, अगर उनको कुछ करना है या कहना है कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि पिछले चुनाव की जो मामला था वह कोर्ट के तत्वाधान के अंतर्गत है। मिल्कीपुर सीट का संग्राम आखिर इतना भीषण क्यों हो चुका है, इसे समझने की जरूरत है। फैजाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी की हार के बाद सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल हाई है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट इसी लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी को शिकस्त देकर अपनी धाक जमाना चाहती है। दूसरी तरफ बीजेपी इस सीट को जीतकर फैजाबाद सीट की लोकसभा हार का हिसाब चुकाना चाहती है। मिल्कीपुर में जब भी चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी की हार तय होगी। हो सकता है अभी किसी वजह से चुनाव नहीं हो रहा है मिल्कीपुर में, इलेक्शन कमीशन ने अभी डेट अनाउंस नहीं की है। जब भी डेट अनाउंस होगी, भारतीय जनता पार्टी की हार मिल्कीपुर से तय है। क्या भाजपा हार के डर से वहां चुनाव नहीं करवा रही है? अगर आप 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर रहे हैं तो 10वीं छोड़ क्यों दे रहे हैं? कारण क्या है? ये तो मुख्य चुनाव आयोग तो बताएंगे ना। बाकी इंडिया गठबंधन वहां के लिए भी तैयार है। इंडिया गठबंधन उपचुनाव के लिए तैयार है, उत्तर प्रदेश में भी। मिल्कीपुर पर इसलिए बात कर रहा है कि अब 9 तो हार जाएंगे, इसकी बात करते रहो ताकि ध्यान सबका भटकता रहे। हम वो भी जीतेंगे, आप चिंता मत करिए। जैसे ही चुनाव आयोग उसको अलाउ करेगा और वहां पर इलेक्शन होगा, भारतीय जनता पार्टी वो 10वीं सीट भी जीतने जा रही है। 2007 के चुनाव तक मिल्कीपुर सामान्य सीट थी। 2008 में ये सुरक्षित सीट घोषित हुई। तब से अब तक इस सीट पर 2 बार उपचुनाव हो चुके हैं और दोनों ही बार यहां से समाजवादी पार्टी को जीत मिली। इस सीट का जातीय समीकरण समाजवादी पार्टी के अनुकूल अधिक है। इस सीट पर ओबीसी 34% है, अनुसूचित जाति 20%, 9% से अधिक मुस्लिम मतदाता, सामान्य वोटर्स की तादाद 36% है। इस सीट पर कुल 5 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें से बीजेपी सिर्फ 1 बार और 3 बार समाजवादी पार्टी और 1 बार बीएसपी जीती है। यही कारण है कि इस सीट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है। हर दुनिया का सनातन धर्मावलंबी आज अयोध्या आने के लिए उत्सुक है। सपा की सरकार होती थी तो दलित महापुरुषों का अपमान होता था। बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती थी तो वहां अन्य लोगों पर अत्याचार करवाने का कार्य करती थी। लेकिन बहनों और भाइयों, आज डबल इंजन की सरकार तो सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ कार्य कर रही है। भले अब 10 की जगह 9 सीटों पर उपचुनाव हो जाएं, लेकिन जब तक मिल्कीपुर सीट का उपचुनाव नहीं हो जाता, यूपी में उपचुनाव की भीषण लड़ाई अंदर अंदर सुलगती रहेगी। योगी आदित्यनाथ की सियासत की शैली बेहद आक्रामक है। लॉ एंड ऑर्डर को वो अपनी सबसे बड़ी ताकत बताते हैं। तो अखिलेश यादव इन मुद्दों पर भी आक्रामक रहते हैं और योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर पर ही सवाल उठाते हैं। दरअसल ये 2 जो चेहरे हैं जिनके बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय है, यहीं से कई वो नारे भी निकलते हैं जो देश की राजनीति को भी प्रभावित करते हैं।
10 की 10 सीटें हराएगी बीजेपी को। न केवल विधानसभा हारेंगे बल्कि कुर्सी भी छिन जाएगी। 8-10 वर्ष पहले एक धारावाहिक आया था मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपना देखना, वैसे भी इन लोगों को सपने ही दिखाई देते हैं। हरियाणा विधानसभा में शानदार जीत के बाद उत्तर प्रदेश में उपचुनाव। विपक्ष पर करारे वार से लेकर अपराधियों के एनकाउंटर तक योगी आदित्यनाथ फुल फॉर्म में हैं। पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो? हम लोग गलती नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। संगठित रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे। देश को भी सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे, स्वयं को भी सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे। योगी आदित्यनाथ तलवार की तरह बोलते हैं बिना लाग लपेट के, जिसका असर दूर तक और देर तक रहता है। कानून को कोई हाथ में लेने का दुस्साहस न करे, और अगर कोई कानून को हाथ में लेने का दुस्साहस करेगा तो उसको कानून की गिरफ्त में आना ही होगा। कानून उनसे सख्ती से निपटने का काम भी करेगा, जो कानून को अपने हाथ में लेकर के तोड़-फोड़ और अराजकता को बढ़ावा देगा। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। योगी आदित्यनाथ के जीवन में कई चुनाव आए, लेकिन जैसी चुनौती इन उपचुनावों की है वैसी शायद ही कभी सामने आई हो। उन्हें अच्छी तरह पता है कि उपचुनावों के नतीजों की गूंज कहां तक जाएगी, इसलिए वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अखिलेश भी हार जीत का मतलब समझ रहे हैं, इसलिए हर वार पर कड़ा पलटवार कर रहे हैं। इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा इस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्यों को ये माफिया कहते हैं, और जो संगठित अपराध में लिप्त थे, भूमाफिया या संगठित अपराध में संलिप्त माफिया को के सामने ये लोग घुटना टेक करके नाक रगड़ने का काम करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भाषा इतनी खराब हो जाएगी, इतनी खराब हो जाएगी, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकोगे। इतने फ्रस्ट्रेटेड वो लोग दिखाई देंगे क्योंकि जनता को वो फेस नहीं कर सकते। लेकिन ये सच है कि सिर्फ तेवर और इरादों से तख्त नहीं मिलता, जब तक कि जनाधार रूपी तकदीर साथ न दे। योगी आदित्यनाथ के भविष्य की राजनीति का रास्ता इन उपचुनावों के परिणामों से होकर ही जाएगा, ये भी किसी से छुपा नहीं। अब टीपू भी चले सुल्तान बनने, सपना देख रहे हैं। अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के काम पर, योजना पर, प्रचार पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव बार बार कहते हैं जो उन्होंने कर दिया वो योगी सरकार कभी नहीं कर पाएगी। तकरार सिर्फ काम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नाम और पहचान तक करारे वार है। हमारी टोपी को गाली दे रहे हैं, तब भी हमारा व्यवहार कितना अच्छा है। हम तो कम से कम हमारे बाल हैं पूरे सही सलामत हैं, हम तो कैप लगा रहे हैं तो सही दिख रहे हैं। जिनके बाल नहीं है उन्हें भी टोपी लगानी चाहिए। जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा, और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में, जिसके ये पात्र हैं। दोनों एक दूसरे की राजनीति पर कड़ी टिप्पणियां कर रहे हैं। अब यूपी की लड़ाई असल रंग में आ रही है, क्योंकि योगी के लिए सूबे में अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए बड़ी जीत की जरूरत है, तो अखिलेश सहित विपक्ष के लिए भी यहीं से रास्ता निकलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में जो ये उपचुनाव हो रहे हैं, इनका सीधा प्रभाव देश की सियासत पर तो पड़ेगा ही, लेकिन इसके साथ ही जब 2027 के विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले का जो पूरा सफर है सियासी उत्तर प्रदेश का, वो भी इन उपचुनावों के नतीजे से काफी हद तक निर्धारित होने के आसार हैं। उपचुनावों की जंग हर दल के लिए इतनी जरूरी हो गई है कि पहली बार बीएसपी को भी उपचुनाव लड़ने पड़ रहे हैं। सवाल यह है कि क्यों ये उपचुनाव इतने महत्वपूर्ण बन चुके हैं, और क्यों 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले इन उपचुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा है।
बीजेपी के लिहाज से ये उपचुनाव मौका है लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के दर्द को कम करने का, 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए मोमेंटम तय करने का। समाजवादी पार्टी के लिए ये चुनाव मौका है ये साबित करने का कि लोकसभा में मिली जीत तुक्का नहीं थी। 2027 के लिए पीडीए फॉर्मूले की एक और परख का। बीएसपी के लिए ये चुनाव अवसर है गंवा चुके जनाधार को वापस लाने का, पार्टी के नए नेतृत्व को परखने का। कांग्रेस के लिए ये उपचुनाव एक मौका है बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन की मजबूती बनाए रखने का, यूपी में जनाधार बढ़ाने का। उपचुनावों का नतीजा जो भी रहेगा उस पर भी राजनीति होगी और फिर वो राजनीति ही यूपी को 2027 के विधानसभा चुनावों तक ले जाएगी। बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, बीएसपी हो या कांग्रेस, सबके लिए ये उपचुनाव 2027 से पहले अपने दम खम को परखने का मौका है।